हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास में चर्चा हो रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश की चर्चा कर रहे थे। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है 1206 से 1210 ईस्वी। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इनकी चर्चा की थी, थोड़ा हो भी गया था। उसके आगे आज चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, पता है किस जनजाति के थे? तो तुर्की। कौन सी जनजाति के थे? तुर्की जनजाति के थे। और इनका जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। कहाँ पे हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। और कहते हैं बचपन में ही ये अपने माँ बाप से क्या हो गए थे? बिछड़ गए थे ना। बचपन में माँ बाप से बिछड़ जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा इनको लाया गया। कहाँ पे? निशापुर के बाजार में। कहाँ पे? निशापुर के बाजार में लाया गया। और यही बाजार में एक व्यापारी द्वारा जो है इसको खरीदा था। किसने? फखरुद्दीन कुकी। फखरुद्दीन कुकी, जो क्या थे? काजी थे। ठीक है, उन्होंने खरीदा, इनका पालन पोषण किया, इनको शस्त्र विद्या प्रदान की। और फिर जब कुकी की मृत्यु हो गई तो इनके जो बेटे थे उन्होंने फिर ऐबक को बेचा। कहाँ पे? गजनी में। और गजनी में फिर किसने खरीदा? मोहम्मद गोरी ने खरीदा। और गोरी ने जो है इनको कौन सा पद प्रदान किया? अमीर ए आखुर का पद है। तो सर्वप्रथम जो है यदि आ जाए ऐबक तो कौन सा पद प्राप्त हुआ? तो अमीर ए आखुर का पद प्राप्त हो रहा है। और इसका मतलब होता है अश्वशाला अध्यक्ष। ठीक है, अश्वशाला अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था कि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है अर्थ? चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, चंद्रमा का देवता। ठीक है, और इस वंश को जो है एक और नाम से जानते हैं, कुतुबी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतुबी वंश। या फिर हमने आपको बताया था ये गुलाम वंश भी कहलाता है, या दास वंश भी कहलाता है, या इसी को जो है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम है इस वंश का, वो है मामलूक वंश। तो याद रखिएगा, इस वंश का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मामलूक वंश भी कहते हैं। और हमने आपको बताया था मामलूक जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, या स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान या दास भी कह सकते हैं। यानी जन्म से ये गुलाम नहीं थे, किसी कारणवश इनको क्या बनना पड़ा? गुलाम बनना पड़ा। ठीक है, और ये नाम यदि पूछा जाए किस इतिहासकार ने दिया है तो हमने लिखाया भी है कि इतिहासकार एबी हबीबुल्लाह द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि जो है गोरी ने इनको पहला पद प्रदान किया, और वो पद था अमीर आखुर यानी अश्वशाला अध्यक्ष का पद। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी भारत आता था, युद्ध लड़ता था और जीतता था जो है, फिर वापस चला जाता था। तो 1192 का प्रसिद्ध युद्ध था, वही था तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको? कन्नौज और अजमेर और दिल्ली के शासक किसको? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो और दिल्ली और अजमेर में उसका अधिकार हो जाता है। और यहाँ से जाने के बाद जो है ऐबक को जो है वो क्या बनाया जाता है? यहाँ का भारत का जो है या एकता का पद प्रदान करता है। कोराम को जो है एकता प्रदान की जाती है, इंद्रप्रस्थ की उसको एकता प्रदान की जाती है। तो वापस चले गए गोरी, और तभी फिर ऐबक ने कई और प्रांत जीत लिए थे। जैसे हमने बताया था हांसी, मेरठ, कोइल, बुलंदशहर, जिसे बरन नाम था उस समय। तो ये सब जीत करके उसने अपने अधीन कर लिया। तो क्या क्या जीता ऐबक ने, उसकी चर्चा करेंगे। फिर कौन कौन सी इमारतें बनवाई ऐबक ने? तो 1194 में पहली इमारत बनवाएगा जिसका नाम होगा कुब्बतुल
इस्लाम मस्जिद, फिर दूसरी इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाएगा अजमेर में, ठीक है। फिर तीसरी इमारत 1199 में कुतुब मीनार की नींव डालेगा। किसके नाम से डालेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले कितने मंजिल थी, वर्तमान में कितने मंजिल है, इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए। देखिए 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के बाद भारतीय प्रदेशों का भार ऐबक को सौंपा गया। विजय के बाद भारतीय प्रदेशों का भार भारतीय प्रदेशों का भार ऐबक को सौंपा गया। ऐबक को सौंपा गया और उसे हमने आपको बताया था कौन कौन सी उपाधि दी जा रही है मोहम्मद गोरी द्वारा, ठीक है। और उसे मलिक कामा सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार की उपाधि प्रदान की गई और उसे मलिक और सिपह सालार की उपाधि प्रदान की गई। मलिक और सिपह सालार की उपाधि प्रदान की गई तथा 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी ने उसे वली अहद, एक और देखो उपाधि दी जा रही है, और वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। और 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को वली अहद या उत्तराधिकारी घोषित किया। वली अहद या उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये सब उपाधियां हैं किसकी, ऐबक की। मलिक, सिपह सालार, वली अहद। और पीछे हमने बताया था क्योंकि बचपन से उसे कुरान बिल्कुल कंठस्थ थी ना, और सुरीले स्वरों से उसका पाठ करता था, तो उसे कुरान ख्वाबी कहा जाता है। और कहते उसने हाथियों को दान दिया था ना, हाथियों को दान देने वाला था, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पील बख्श भी कहते हैं। और वो लाखों में लोगों को क्या कर दिया करता था, दान दे दिया करता था। तो किसने वर्णन किया है कि वो लाखों में दान दिया करता था, तो उसे क्या कहा गया, लाख बख्श या द्वितीय हातिमताई भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, मोहम्मद गोरी ने उसे अपना वली अहद या उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो 1197 ईस्वी में 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी और गुजरात की राजधानी थी अनहिलवाड़ा। तो गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा और वहां के शासक अनहिलवाड़ को लूटा और वहां के शासक भीम द्वितीय को दंडित किया।
भीम द्वितीय को दंडित किया। भीम द्वितीय का नाम सुना है ना आप लोगों ने? यही भीम द्वितीय थे जिन्होंने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को पहली बार किस युद्ध में? माउंट आबू के युद्ध में 1178 ईस्वी में, जो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो भीम द्वितीय और उनकी माँ नायिका देवी ने पराजित किया था ना, तो याद रखिए। अब जो है भीम द्वितीय को जो है क्या कर रहा है? दंडित कर रहा है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1197 ईस्वी में। अगला पॉइंट लिखिए, देखो 1202 ईस्वी में ऐबक ने 1202 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा, बुंदेलखंड के राजा, बुंदेलखंड के राजा, और इनका नाम था परमल या परमादिदेव, परमल या परमादिदेव, परमल या परमादिदेव की राजधानी, राजधानी क्या थी? कालिंजर, ठीक है, की राजधानी कालिंजर, या इसी को महोबा या खजुराहो चंदेलों की राजधानी। तो चंदेलों का अधिकार भी था ना, खजुराहो में भी था, कालिंजर भी राजधानी थी, ठीक है। तो क्या किया? राजधानी को कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। तो 1202 में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमल या परमारदेव और उनकी राजधानी कालिंजर, महोबा या खजुराहो पर क्या कर रहे हैं? अधिकार कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखिए, ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना क्या करवा रहे हैं? राज्याभिषेक करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1206 में ही किसकी मृत्यु हो रही है? मोहम्मद गोरी की। और मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद जो है उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? लाहौर में। कब करवा रहे हैं? 25 जून 1206 ईस्वी में, ठीक है। और लाहौर को ही क्या बना रहे हैं? प्रशासनिक राजधानी बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब इन्होंने राज्याभिषेक करवाया तो अपने नाम का ना तो खुतबा पढ़ा, ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसीलिए ऐबक को केवल दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। यानी उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, जबकि उसको जो है कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई थी? मलिक और सिपह सालार की उपाधि उसने धारण की, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा, ना ही अपने नाम का सिक्के चलाए। फिर बाद में हमने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था उस दिन वीडियो में कि 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उनको भी सुल्तान स्वीकार करवाया था और एक छत्र भेजा था, ठीक है। तो वो छत्र लेकर के ऐबक के पास कौन आया था? तो उस दिन हमने आपसे पूछा भी था कि वो एक इतिहासकार थे जो छत्र लेकर के आए थे। तो ना तो आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया है, ना तो कुछ, ना ही पढ़ा है आप लोगों ने। और हमने ये क्वेश्चन वीडियो में ही पूछा था कि कमेंट में ढूंढ करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी तक नहीं बता पाए हैं आप लोग, हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो क्या लिखा? 25 जून 1206 ईस्वी में ऐबक ने लाहौर में अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक कराया। और देखो, और लाहौर को ही प्रशासनिक राजधानी, लाहौर को ही प्रशासनिक क्या बनाया? राजधानी बनाया, ठीक है। ठीक है।
प्रशासनिक राजधानी बनाया और यहीं से क्या करता रहा, प्रशासन करता रहा। तो याद रखिएगा लाहौर से ही प्रशासन किया उसने और यहीं से प्रशासन करता। जबकि अगला पॉइंट लिखो, जबकि उसने दिल्ली की स्थापना करके, जबकि उसने दिल्ली की स्थापना करके, दिल्ली की स्थापना करके इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। पूछा जाए ऐबक ने दिल्ली में किसको अपना मुख्यालय बनाया, तो इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली की प्रथम दिल्ली की स्थापना हमने पढ़ाया था ना, किसने की थी, ऐबक। लेकिन अभी राजधानी नहीं बना रहा, केवल स्थापना कर रहा है दिल्ली की। और किसको अपना मुख्यालय बना रहा है, इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, इतना लिख चुके। चलिए अगला पॉइंट देखिए। देखिए ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं था। ऐबक दिल्ली सल्तनत का, ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं था, वास्तविक संस्थापक नहीं था। क्यों नहीं था, देखो क्योंकि ना तो उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, क्योंकि ना तो उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा। ठीक है, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना अपने नाम का खुतबा पढ़ा। फिर हमने बताया कब, 1208 ईस्वी में। अगला पॉइंट लिखिए, परंतु 1208 ईस्वी में, परंतु 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी, जो मोहम्मद गोरी के तुरंत बाद गजनी का क्या बना था, शासक बना था ना। और उसका नाम था, देखो, गयासुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद ने, कहते हैं, दास्ता से ऐबक को क्या किया था, मुक्त किया था। ठीक है, सुल्तान के रूप में स्वीकार किया और फिर एक छत्र भेजा था। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं। जबकि आप लोग पढ़ेंगे जब इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश दास्ता से पहले ही मुक्त हो गया था। ठीक है, 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी जिंदा थे तो उन्होंने ऐबक से कहा था कि आप इनको दास्ता से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मदद की थी मोहम्मद गोरी की इल्तुतमिश ने जब खुखरों के विरुद्ध अभियान में थे। ठीक है, तो इस कारण वो पहले दास्ता से मुक्त हो गए थे और ऐबक 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या लिखा, गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया, उसे दास्ता से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। ठीक है, दास्ता से मुक्त कर दे रहे हैं। और सर्वप्रथम सुल्तान कहा, और सर्वप्रथम सुल्तान का, अब सुल्तान के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। ठीक है, गयासुद्दीन महमूद द्वारा। ठीक, फिर के आगे, और उसने प्रतीक के रूप में लिखो, और उसने प्रतीक के रूप में, और उसने
प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा, एक छत्र भेजा, और ये छत्र लेकर के, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन लेकर के आया था, तो एक इतिहासकार है जिनकी पुस्तक है ताजुल ए मासिर, और ताजुल ए मासिर के लेखक है हसन निजामी। कौन है? तो हसन निजामी लेकर के आए थे। इनका एक नाम निजामुद्दीन मोहम्मद भी है, ठीक है। हसन निजामी लेकर के आए थे, ठीक है, जो ताजुल ए मासिर के लेखक है। बहुत पूछी जाती इनकी पुस्तक है। तो क्या लिखा? उसने प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा, और इस सम्मान को लाने वाले, और इस सम्मान को लाने वाले, और इस सम्मान को लाने वाले हसन निजामी, लाने वाले हसन निजामी, यानी का दूसरा नाम निजामुद्दीन मोहम्मद भी था। निजामुद्दीन मोहम्मद थे, निजामुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो ये लेकर के आए थे, वो छत्र आए, ये याद रखिएगा। अब देख क्या लिखा? इस सम्मान को लाने वाले हसन निजामी या निजामुद्दीन मोहम्मद थे, ठीक है, ये लाए थे ये सम्मान। फिर हमने बताया था ऐबक के बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी थे। तो उस समय चूंकि जब गयासुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तो अब बन चुके थे गजनी के शासक कौन? ताजुद्दीन यलदौज। कौन बन चुका था? तो ये प्रतिद्वंदी थे, ये भी चाहते थे भारत में, अटैक भी किया था भारत में। तो कहते हैं ऐबक ने पराजित किया, इसको बंदी बना लिया गया था, फिर छोड़ दिया गया। तो फिर गजनी का वो शासक था, तो इसलिए ऐबक ने क्या किया? इनसे वैवाहिक संबंध किया। तो कहते हैं ताजुद्दीन यलदौज की बेटी से ऐबक ने क्या किया? स्वयं विवाह किया। और दूसरे सिंध के भी शासक थे जिनका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा, तो वो भी भारत में चाहता था कि हमें सत्ता प्राप्त हो। तो उसके साथ जो है ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया। और तीसरा जो है उस समय सबसे बड़ी इक्ता थी भारत में, वो थी बदायूं। और बदायूं के इक्तादार कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के साथ फिर अपनी बेटी का विवाह किया। इस तरह वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने अपने साम्राज्य को क्या किया? सुरक्षित किया ऐबक ने, ठीक है। तो लिखिए, देखो, प्रतिद्वंदी सरदारों से वैवाहिक संबंधों में, प्रतिद्वंदी सरदारों से वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में, पहला लिखिए, गजनी के शासक, गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया। ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया। नंबर 2 लिखो, सिंध के शासक, सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा से, नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। यानी ऐबक ने जो है अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं किसके साथ? सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ। फिर वो बदायूं के सूबेदार, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह किया। इस तरह इनसे क्या कर रहा है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है।
यानी गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौस की पुत्री से स्वयं विवाह, सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह, और बदायूं जो सबसे बड़ी इक्ता थी, सबसे बड़ा प्रांत था, तो वहां के सूबेदार थे कौन, इल्तुतमिश, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, देखो इतिहासकार मिनहाज उज सिराज ने, मिनहाज उस सिराज, और इनकी भी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। तो मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नाशरी में है, तबकात ए नाशरी में लिखा है कि ऐबक क्या किया करता था, लाखों में दान दिया करता था, इसी कारण जो है उसे लाख बख्श, और चूंकि उदार भी था और इसी उदारता के कारण उसे द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं। ठीक है, तो अपनी पुस्तक तबकात नासरी में लिखा, तबकात नासरी में लिखा कि ऐबक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था, वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था, इसलिए इसे, और लिखो आगे, वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था, और लाखों में दान दिया करता था, और लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श का मतलब ही होता है लाखों में दान देने वाला, और उदार हृदय के कारण उसे द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय हातिम ताई, लाखों में दान देने के कारण उसे लाख बख्श या द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है, द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि वो जो है हाथियों का भी दान दिया करता था। ठीक है, तो हाथियों का दान देने के कारण क्या कहते थे उसे, पील बख्श भी कहते थे। ठीक है, लिख लेना, हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श भी कहा जाता है, और हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श भी कहा जाता है। तो कहते हैं इतिहासकार फरिश्ता लिखता है, उस समय जो लोग भी लोगों को दान दिया करते थे उसे उस युग का ऐबक कहा जाता था। ठीक है, तो ऐबक क्या था, दान देने वाला था, तो जो लोग दान करते थे उस युग का ऐबक भी कहते थे। ठीक है, ये लिखते हैं कौन, फरिश्ता है, भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चले, लिख लिया इतना। तो देखिए अगला पॉइंट लिखिए, देखो ऐबक के दरबार में, ऐबक के दरबार में कौन कौन इतिहासकार रहते थे। ठीक है, तो लिखिए ऐबक के दरबार में हसन निजामी, जिनका नाम दूसरा क्या था, निजामुद्दीन मोहम्मद, हसन निजामी, जिनकी पुस्तक है ताजुल ए माशिर। तो ताजुल ए माशिर के लेखक कौन रहते थे, हसन निजामी है, और दूसरे रहते थे, लिखिए फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर, और इनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक लिखो आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब, दूसरी इनकी पुस्तक लिखो अल शुजाता,
अल सुजाता। और एक और किताब लिखिए, एक और इनकी किताब है और उसका नाम है सजरा ए अंसब। सजरा ए अंसब के लेखक निवास करते थे। सजरा ए अंसब के लेखक निवास करते थे। ठीक है, कौन कौन रहता था? हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर। इनकी किताबें बहुत पूछी जाती, याद रखिएगा। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल माशिर, फकरे मुदब्बिर की आदाब हर्ब, अल सुजाता और सजरा ए अंसब। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो, ऐबक ने 1194 से लेकर के 1199 ईस्वी में कई इमारतों का निर्माण करवाया। कई इमारतों का निर्माण, कई इमारतों का निर्माण करवाया। तो पहली इमारत लिखिए, वो पहली इमारत है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इस्लामी पद्धति से बनी पहली इमारत है। क्वेश्चन आता है, इस्लामी पद्धति से बनी पहली इमारत, इस्लामी पद्धति से बनी इमारत है। बनी पहली इमारत है, पहली इमारत। और क्या तोड़ के बनवाया इसको? विष्णु और जैन मंदिरों को तोड़ करके, विष्णु व जैन मंदिरों को तोड़कर ठीक है, ये पहली इमारत बन रही है। कौन सी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी बनवाएंगे वैज्ञानिक विधि से, वो किसका प्रवेश द्वार है? तो इसी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अभी आया था एग्जाम में। अब दूसरी इमारत लिखिए इनकी, लिखिए दूसरी इमारत। तो लिखो 1196 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, या इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बनवाया? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में बनवा रहे। ठीक, तो पहले यहाँ पे क्या था? ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय, और इस संस्कृत विद्यालय को बनवाया था विग्रह राज चतुर्थ ने। विग्रह राज चतुर्थ, या इन्हीं को कहते हैं विशल देव, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय। उसी संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके ऐबक ने क्या बनवाया? 2.5 दिन या 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। और कहते हैं विग्रह राज चतुर्थ की एक नाटिका थी, हरिकेली नाटिका लिखी थी। ठीक है, हरिकेली नाटिका के कुछ अंश कहते हैं दीवारों में उत्कीर्ण थे। ठीक है, इसका मतलब है पहले यहाँ पे क्या था? संस्कृत विद्यालय था, और इसी संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके 2.5 दिन या 2.5 दिन के झोपड़े की इमारत की निर्माण हुआ अजमेर में। ठीक है, जो ये क्या है? मस्जिद है। ठीक, तो दूसरी इमारत ये थी। फिर देखिए तीसरी इमारत, तो लिखिए 1199 ईस्वी में दिल्ली में मेहरौली के पास है। दिल्ली में मेहरौली है स्थान, वहीं पे
किसकी नींव डाली? कुतुब मीनार की नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली जा रही, ठीक है। और ये किसके नाम से डाली गई, ध्यान रखिएगा। तो सूफी संत थे या चिश्ती संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, लिख लो, चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसकी नींव डाली जा रही थी। लेकिन इसको पूरा करवाने का कार्य दिया जाए, पूरा किसने करवाया? तो इनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। तो नींव इन्होंने डाली, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो ये पहले कितने मंजिल की थी? 4। जब इल्तुतमिश ने बनवाया तो 4 मंजिल की थी। लेकिन क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनेंगे तो उनके समय कहते हैं बिजली गिरी, और बिजली गिर जाने के कारण चौथी मंजिल क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो 3 मंजिल बची थी, तो उसको जो है, जो चौथी नष्ट हो गई, तो उसको तुड़वा करके उसने उसको 2 मंजिल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आज ये कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की है, ठीक है। और कहते हैं जो नीचे की 3 मंजिल है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और ऊपर की जो 2 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई उसमें जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आज ये कितने मंजिल की? 5। फिर कहते हैं आगे चल करके सिकंदर लोदी के समय फिर ये थोड़ा टूट जाती है, तो इसकी मरम्मत का कार्य करवाया था फिर सिकंदर लोदी। तो इस तरह कितने शासक जुड़े हैं मीनार से? 4। तो नींव डाली ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, फिर चौथी और 5वीं मंजिल को बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर मरम्मत का कार्य किसने करवाया? सिकंदर लोदी, ठीक है। मान लो कोई आंसर ना हो, सिकंदर लोदी हो, तो उसका भी योगदान है, आ सकता है कि सुल्तान का योगदान रहा, ठीक है, तो उनका भी है, बाकी तो इनका योगदान है ही है। तो क्या लिखा? 1199 में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली किसके नाम से? चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है। तो लिखिए इसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है, ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई है 71.4 मीटर, ऊंचाई 71.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर लिखो 305 मंजिल है, कितनी मंजिल है? 5 मंजिल दिख रहा है नीचे, और इसमें 375 सीढ़ियां हैं, इधर लिख दे रहे हैं 375 सीढ़ियां हैं, ठीक है, 375 सीढ़ियां। नीचे की चौड़ाई लिखो 15 मीटर है, नीचे की चौड़ाई 15 मीटर। और आपको पता है ऊपर जाकर के सकरी हो गई ना, देखो ऊपर की चौड़ाई 3 मीटर है, ऊपर की चौड़ाई 3 मीटर। ऊपर की चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। देखो इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को है, लिख चुके हैं। देखो इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को, तो वो समझ गए किसने इसको निर्माण लिखवा दे। देखो इसको पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। फिर लिखिए अगला पॉइंट, देखो चौथी मंजिल टूट जाने के कारण, चौथी मंजिल टूट जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने, चौथी मंजिल टूट जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलें संगमरमर प्लस बलुआ पत्थर से बनवाकर, फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलें संगमरमर व बलुआ पत्थर से बनवाकर
संगमरमर व बलुआ पत्थर से बनवाकर इसे 5 खंडों में निर्मित करवाया। इसे 5 खंडों में निर्मित करवाया। इसे 5 खंडों में निर्मित करवाया। फिर वो बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। क्लियर? तो तीनों इमारतें याद हो जाएंगी। अब देखिए ऐबक की मृत्यु हो रही कब? 1210 ईस्वी में। कहां पे? लाहौर में। कैसे हो गई? चौगान या पोलो खेलते समय कैसे गिर जाएंगे? घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनको कहां दफन किया गया? लाहौर में ही वो दफन भी है, ध्यान रखिएगा। जो मारो दिल्ली क्या मारोगे? हाँ। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक, तो खुतबा जब पढ़ा जाता था तो क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किस शासक का नाम नहीं पुकारा जाता था? तो ऐबक का ही नाम नहीं पुकारा जाता था। क्यों नहीं? क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ठीक है, इसलिए खुतबे में किसका नाम नहीं होता था? ऐबक का नाम नहीं होता था। ये भी आपको याद रखना है। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो 1210 ईस्वी में लाहौर में 1210 ईस्वी में लाहौर में देखो चौगान या पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण, घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। तो लाहौर में ही उसकी समाधि है, ध्यान रखिएगा। लाहौर में ही दफना दिया। अगला पॉइंट लिखिए। ऐबक ने, तो ऐबक ने एक पद का सृजन किया था, बहुत पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। लिखिए ऐबक ने कौन सा पद? तो सुल्तान के बाद वजीर का पद। ठीक है, तो वजीर के पद को गठित करने वाला पहला सुल्तान है ऐबक। और उसने ये पद दिया था किसे? फक्र-ए-मुदब्बिर को, जो उसके दरबार के इतिहासकार थे। तो लिखिए ऐबक ने वजीर के पद का सृजन किया। वजीर के पद का सृजन किया और फक्र-ए-मुदब्बिर को अपना पहला वजीर बनाया। और फक्र-ए-मुदब्बिर को अपना पहला वजीर बनाया। पहला वजीर बनाया, भी याद रखिएगा। पहला वजीर किसको बना रहे? फक्र-ए-मुदब्बिर को बना रहे हैं। ठीक है, जो एक राजनीतिक विचारक भी थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के, फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती
सभी सुल्तानों का खुतबे में पूर्ववर्ती सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया, नाम सम्मिलित किया, किंतु उसने ऐबक का नाम इस खुतबे में शामिल नहीं किया, किंतु उसने ऐबक का नाम इस खुतबे में शामिल नहीं किया, इस खुतबे में शामिल नहीं किया। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस सुल्तान का नाम शामिल नहीं था इसमें, यार खुतबे में किसका नाम नहीं पढ़ा जाता था, शामिल नहीं किया, तो वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जो है इस खुतबे में शामिल नहीं था, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं जो हसन निजामी है वो लिखते हैं कि ऐबक ने सिक्का भी चलाया था, लेकिन उसके सिक्के कहीं मिले नहीं। बता सकते हैं कि हसन निजामी ने कौन से सिक्कों की चर्चा की कि ऐबक ने चलाया था? तो एक तो दीनार और दूसरा दिरहम। कहते हैं सिक्के चलाए थे, लेकिन अभी तक कहीं से ये प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ज्यादा ये संदिग्ध है कि ऐसा चला। तो लिख लो किसने कहा है, देखो हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार दिरहम एवं दीनार, दिरहम और दीनार नामक सिक्का ऐबक ने चलवाया था, दिरहम और दीनार नामक सिक्का ऐबक ने चलवाया था, परंतु अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये लिखते हैं कि सिक्का चलाया गया था लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है, इसलिए संदिग्ध है। लेकिन कभी आ जाए कि सिक्का किसने चलाया तो आप लोग किसको मारेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आ जाए हसन निजामी के अनुसार किसने दिरहम या दिनार नामक सिक्का चलाया तो आप ऐबक को मारेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो है अगले सुल्तान बनेंगे आराम शाह बनेंगे, ठीक है। लगभग 8 माह का शासन काल है। तो अबुल फजल लिखते हैं कि वो इनका भाई था, कुछ कहते हैं पुत्र थे। अब क्या है उसकी चर्चा अभी तक ये संदिग्ध है। और फिर इल्तुतमिश जो है उसको एक युद्ध में पराजित करेंगे और वो होगा जूद युद्ध का मैदान, ठीक है। उसमें पराजित करके फिर अगले शासक या सुल्तान कौन बनेंगे? इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का क्या कहा जाएगा? वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? तो चूंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, उसने अपनी प्रशासनिक राजधानी किसको बनवाया? दिल्ली को। और सुल्तान के पद को क्या करेंगे? पैतृक भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब, और चूंकि गुलाम से भी वो दास से मुक्त हो चुके थे 1206 में, इसीलिए जो है उसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।